नाजरीन, ये है रेड लाइन। पंजाब के सियासी सस्पेंस ने तमाम मुल्क को मफलूज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और परवेज़ इलाही बन गया साडा चीफ मिनिस्टर दोबारा से। जो हकीकत है शायद इससे मुख्तलिफ हो। ये भी कहा जा रहा है कि उल्टी सीधी गिनती करके मामलात को तय करने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम मामलात पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, जो वफाकी वज़ीर कानून है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम ये जानना चाहेंगे कि पंजाब की हुकूमत लेना कितना अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की हुकूमत से असम्बली को डिज़ाल्व करके निकलना चाहती है, परवेज़ इलाही साहब रहना चाहते हैं, नून लीग भी हुकूमत में आना चाहती है। तो पंजाब इतना अहम क्यों है, ये जानते हुए कि दोनों के पास नंबर्स उतने नहीं हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी क्लेम कर पाएँ। अंधी फैन फॉलोइंग नई नस्ल को कहाँ पे लेके जा रही है। एक साउथ कोरियन ग्रुप के पीछे कराची की 2 बच्चियां लाहौर आ गई कि हमने कोरिया जाके उनसे मिलना है, उसके बाद उनको रिकवर कर लिया गया। लेकिन ये सोशल मीडिया हमारे मुआशरे के अंदर क्या तब्दीलियाँ ला रहा है और उन तब्दीलियों में से कितनी तब्दीलियाँ बुरी हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, जो वफाकी वज़ीर कानून है। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। आज़म साहब, एक बात तो वाज़ेह हो गई है, जो आपकी जमात है इसके पास पंजाब में मेजॉरिटी नहीं है और आप रन ऑफ इलेक्शन के ऊपर तकिया किए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और मेंबरान को गैर हाज़िर करवा के या उनकी गैर हाज़िरी पर तकिया करके आपकी हुकूमत अगर पंजाब में बन भी जाती तो वो कैसी हुकूमत होती? देखिए तारड़ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें और उसकी टोटल स्कीम देखें और जो वज़ीर आला का इलेक्शन और उसके बाद उसका हाउस में जो किरदार है और वो सारी चीज़ें, तो उसमें जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने मुख्तलिफ सिचुएशंस देखी हुई हैं। कई दफ़ा ये सिचुएशंस आई हैं कि बज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी का, टोटल मेंबरशिप की सिंपल मेजॉरिटी का दावा करने वाले वज़राए आला के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई, और यही वो सिचुएशन है जब गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तकाजा करते हैं और वो आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का प्रेरोगेटिव है प्रोविंशियल असेंबलीज में। अब रही बात कि वो 186 नहीं ले सकते, तो उसके बाद ये सब स्पेकुलेटिव है कि कितनी मेजॉरिटी होगी, कितने लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो आइन ने तरीक़ाकार दर्ज किया है वो ये है कि अगर पहली गिनती में कोई कैंडिडेट मतलूबा 51% नहीं ले सकता तो फिर सेकंड राउंड होगा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और उसमें ज़ायद वोट हासिल करने वाला जो है वो मुंतखब हो जाएगा। कई दफ़ा ये सिचुएशन भी हो सकती है कि 3 फ्री कैन के दरमियान इलेक्शन हो रहा है, तो पहले 2 जो हैं फर्स्ट और सेकंड, उनके दरमियान रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी के ऊपर आप फिर असेंबली में वज़ीर आला रहते हो और असेंबली को चलाते हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब 51% मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हुए और वो आज तक दावा करते हैं पेपर्स पे कि उनके पास वो मेजॉरिटी है, और इसी वजह से गवर्नर ने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट पास करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तशरीह कर दी पीर साबर शाह केस में। तो चौधरी साहब अगर फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं तो इस सारी बहस का फ़ायदा नहीं। अगर वो मेरिट पे फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सकते तो फिर अरकान असम्बली का ये हक है कि वो जो असम्बली में मौजूद अरकान हैं उनकी अक्सरियत पे वज़ीर आला का इंतखाब करें, और ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये पहले कई दफ़ा हो चुका है। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ नंबर स्टैंड उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है आपके क्लेम के मुताबिक, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, वो तो अब एडमिट कर चुके हैं। रन ऑफ के अंदर आप जाएंगे या सेकंड राउंड के अंदर अगर आप जाते हैं तो फिर भी उनके नंबर्स उस हाउस में आपसे ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ ये आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जब उनके और उनके इत्तेहादियों के नंबर्स आपसे ज़्यादा हैं, भले उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर इस कशमकश का नतीजा क्या निकल सकता है? मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको खींच के नंबर पूरे करने होंगे, फिर मेंबर गैर हाजिर होंगे, उनके बंदे टूटेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं देखें, टूटने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इनके साथी जो हैं
वो इनके कामों से खुश नहीं हैं, और जिस तरह से पंजाब के साथ जहाँ पे जो लूट सेल लगी हुई है, और छोड़ दें जो लाहौर के मास्टर प्लान के साथ खलवाड़ हुआ है, जिस तरह वहाँ पे जो छोटी मुलाजमतें हैं वो देने के लिए ओपन मार्केट्स लगा दी गई हैं और लिस्टें फराहम की जा रही हैं और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो लोगों का ज़मीर है वो माना कि वो बंधे हुए हैं कई हवालों से। और रिसेंट पास्ट में अदालत उज़्मा ने एक फ़ैसला दे दिया। मैं बतौर वकील बिल्कुल हमेशा मैंने कहा है कि वो फ़ैसला जो है वो तारीख़ बताएगी कि वो फ़ैसला दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं है, कि वोट जो है वो मेंबर 63A के तहत डाले लेकिन गिना नहीं जाएगा, और फिर गिना भी नहीं जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, यानी कि जुर्म भी नहीं करने दिया जाएगा और सज़ा भी दी जाएगी। उसका रिव्यू पड़ा है लेकिन कोई रिव्यू लगाता नहीं है। और दूसरा जो पहले जुलाई में हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही साहब के इलेक्शन के दरमियान इसी तरह के इलेक्शन में इमरान खान साहब का पार्टी हेड का जो हुक्मनामा है उसको बुनियाद बना के तो 25 के करीब अरकान की रुकनीत ख़त्म कर दी गई, लेकिन जब चौधरी शुजात साहब ने पार्टी हेड के तौर पे हुक्मनामा जारी किया, एडवाइस जारी की अपने अरकान को, तो उसको नहीं माना गया और कहा गया कि ये दुरुस्त नहीं। हालांकि उससे पहले लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन जो कि फौजी अदालतों के क़याम का केस था उसमें कह चुकी थी कि पार्टी हेड ही इस तरह के अहकामात जारी करता है जिनका जिक्र 63A में है। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़ेरे बहस थी, तो आपने देखा होगा 63A में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर और बजट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वो स्टांसेस हैं जिनके ऊपर 63A डिफेक्शन लगती है। तो इस तरह के फैसलों से भी मैं समझता हूँ हमारी सियासत को बजाय कि उसमें फ़ायदा होने के नुकसान पहुँचा, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं जमहूरी इदारे वो कमज़ोर हुए हैं। और अब भी आपके सामने होगा बहुत सारे लोग हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला से खुश नहीं है, जो PTI और काफ लीग के इत्तेहाद से खुश नहीं है, विद इन द पार्टी हैं, जो पंजाब की गवर्नेंस से खुश नहीं है, जो पंजाब में चौधरी साहब के जो रफ़क़ाए कार या उनके फैमिली के अरकान हैं उनके कंडक्ट से खुश नहीं है, जो नौकरियों की तकसीम, फंड्स की तकसीम, ज़िलों के बॉर्डर्स चेंज करने और नई डिवीज़नें बना के जो उनकी जोग्राफियाई हदूद थी उनको तब्दील करने पे खुश नहीं है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल में ये भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली है, इनको अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है। कौन जाता है कौन नहीं जाता ये उसका मसला है, और उसने अपने कॉन्शियस की आवाज़ पे तलत साहब ये फ़ैसला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 187 का नंबर मुकम्मल। फवाद चौधरी का ट्वीट आपके नज़र से शायद गुजरा हो, अगर नहीं गुजरा तो मैं बताता हूँ कि यही अल्फाज लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह 187 नंबर मुकम्मल। असम्बली के अंदर झूठी गिनती के नारे भी लगे। तो आप हमें ज़रा बताइएगा कि क्या इम्कान है कि सेनेट वाला मामला दोबारा दोहराया जाए, आप प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो नंबर डिक्लेयर कर दे कि जी उन्होंने हाउस का एतमाद हासिल कर लिया है, और उसके बाद फिर भंगड़े हों, मुबारकबादें हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, और फिर जिसको कहते हैं फेयर कंप्ले, यानी एक मुकम्मल तौर पर रियलिटी आपके सामने नहीं रख दी जाए। इसका कितना इम्कान है? कुछ ऐसे प्रोसीजर में गारंटीज, फिल्टर्स मौजूद हैं कि इसको प्रिवेंट कर पाए? जी, जिस तरह की सियासत की दाग बेल इमरान खान साहब ने डाल रखी आजकल, और जिस तरह की वो हदें पार कर रहे हैं सियासत में, और जिस ढटाई के साथ वो झूठ को परवान चढ़ा रहे हैं, हर चीज़ मुमकिन है। आप दूर नहीं जाइए, तब्दीली हुकूमत के लिए जो जो जतन करने पड़े उस वक्त की अपोजिशन को अप्रैल 2022 में, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सादर करना पड़ा, और रात को अदालत खुली तो उन्होंने वो गिनती करवाई और फिर वो मैदान छोड़ के भागे। तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 186 का नंबर चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। उनका सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक उनके और PTI के और आज़ाद अरकान जो हैं, एक जो रुकन उनके साथ गए, उनको मिला के नंबर 188 है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है IBMS, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 या 8 अरकान तो मुल्क से बाहर हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए।
तो फिर वो कौन से, वो कहां से कोई फरिश्ते आए हैं या उनकी कोई वो क्या कहते हैं जी, क्लोन्ड वर्जन्स हैं जो आके वोट डाल जाएंगे। तो मेरी तो ये समझ से बाहर है बात कि ये कैसे कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें भी जो तरीकाकार है असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब का, वो डिवीजन है। अभी से थोड़ी देर पहले आपने भी देखा होगा कि एक बिल के ऊपर वोटिंग करवाई गई और 171 उस वक्त स्कोर आया था, यानी कि 171 का स्कोर था। तो उसके बाद ये यकदम 187 का नारा लग गया या 186 का। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर ये हरकत की जाती है। ऐवान के तकद्दुस का पहले ही कोई हाल नहीं रहा। यहाँ पे जो सलूक दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ किया गया, जिस तरह की सूरत हाल से दो चार चौधरी परवेज़ इलाही साहब हुए और जिस तरह उन्होंने बाजू पे पट्टी बांध के दुआ की और सारा कुछ हुआ, वो सारे मनाजर हमने देखे हुए हैं। अगर वो रिपीट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में जो कोई रही सही इज्जत है वो भी चली जाएगी इस सारे मामले में। हमें फेयरनेस पे बिलीव करना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि वो डिवीजन का जो तरीका होता है कि यानी कि वो आयल्स के क्रॉस दोनों साइडों पे लोग बैठे, ही विल इनवाइट ट्रेरी बेंच मेंबर्स बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बाय देयर नेम्स, और वो एक एक करके आएंगे और वो उस लॉबीज में चलते जाएंगे। और जब नंबर 186 पूरा हो जाएगा तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। उसके बगैर नाराबाजी की बुनियाद पे, शो ऑफ हैंड्स पे, भंगड़े डाल के जो गिनती होगी सर वो कोई नहीं मानेगा। आजकल गैजेट्स का, डिवाइसेस का दौर है। हर मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन होगा, वहाँ पे वीडियोस बन रही होंगी। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ये कागजी गिनती या अपनी ख्याली गिनती की बुनियाद पे इस प्रोसेस को बुलडोज करें। और मेरे ख्याल में ये इनके लिए वैसे भी मुश्किल होगा, क्योंकि कल अदालत पे ये क्या मुंह दिखाएंगे। अगर अदालत के सामने बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट मंगवा ली जाती है जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, और वहाँ से पता चल जाता है कि जो 188 या 199 में से 7 या 8 अरकान तो मुल्क से ही बाहर थे, तो फिर वो फरिश्ते तो नहीं वोट डाल गए। तो मेरा नहीं ख्याल तलत साहब ये इनका जो इस तरह का कोई भोंडा ड्रामा है वो कामयाब हो सके। और जो मेंबरान हैं उनकी हाजिरी का भी तो बंदोबस्त होता है ना जी, उनकी हाजिरी बाकायदा लगती है, उनको मार्क किया जाता है, वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि नहीं? जी बिल्कुल है। और पंजाब असेंबली में एक और अच्छी चीज़ है, वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन भी है जो नई असेंबली बनी है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी का निज़ाम भी मौजूद है। तो वो सारा स्विच ऑफ कर देते हैं। मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि मीडिया अलाउड नहीं है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट होती हैं पीटीवी पे, और इवन गैलरी में जो आपके दोस्त हैं उन्हें सहूलत मुयस्सर है। सहाफ़ी बरादरी को आप लोग खुद भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव फील्ड में सहाफ़त आपने की है। पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरीज हैं वो शुरू से बड़ी आबाद रही हैं, लेकिन पंजाब असेंबली अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में है कि वहाँ पे वो अलाउड नहीं है, और वो कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं करने देते, ना होने देते हैं। लेकिन एमपीएस मौजूद हैं दोनों अतराफ के, उनको नहीं रोका जा सकता। इसीलिए शायद जो बात आपने की है, ये वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, ये एफर्ट उनकी कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरी भी नज़र से यार शाम में 2-3 आइटम्स गुजरी जिसमें ये सर्कुलेट कर रहा था कि वो फला आई कांट रिकॉल द नेम्स के इतने जो अरकान हैं वो तो मुल्क में ही नहीं है जो जिनका ताल्लुक पीटीआई या काफ लीग से है। अदालत से हम तवक्को कर रहे थे कि आज शायद कोई हतमी बात हो, लेकिन मामला कल पे चला गया। अगर आज कुछ हतमी हिदायत जारी कर दी जाती तो शायद इस वक्त जो हंगामा चल रहा है वो ना चल रहा होता। तो मैं ज़रा से आपसे जानना चाहूँगा कि अदालत के जो डायनामिक्स हैं इस केस के, जिसने तमाम मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है, हम किसी और मामले पर बात नहीं कर सकते, तमाम टॉक शोज़ जो हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, हम आपके साथ नैब की तरमीम पर बात करते हैं, हम आपके साथ काउंटर टेररिज्म के लॉ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पा रहे। तो वो मामला जिसको जल्दी निपटाना था कोर्ट के अंदर जाके फिर अगले दिन की डेट है वो कैसे पड़ गई? जरा मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। जी मैंने कुछ प्रोसीडिंग्स फॉलो की हैं। मुझे दोस्तों ने बताया कि आज कोर्ट ने काफ़ी टाइम दिया है केस को। 11 बजे उन्होंने प्रोसीडिंग्स शुरू की, फिर उन्होंने कोई 1:45 के करीब ब्रेक ली आधे घंटे की,
फिर 1:30 बजे असेंबल हुए, फिर 3 बजे तक उन्होंने काम किया और फिर कल सुबह 9 बजे, और ये बावर करा के उठे थे कि कल 9 बजे से टिल द कंक्लूजन वो कल केस ख़त्म करना चाहते हैं। अली ज़फ़र साहब ऑलमोस्ट लास्ट लेग ऑफ हिज आर्गूमेंट्स पे थे। उसके बाद मंसूर अवान साहब जो गवर्नर के वकील हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। उन्होंने आज सुने कहा है कि मुझे तो 1 घंटा 45 मिनट मतलब पौन घंटा या 1 घंटा चाहिए। उन्होंने आज वैसे पीर साबर शाह के केस से जो 9 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उससे वो एक्सट्रैक्ट्स पढ़ भी दिए, जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है गवर्नर का सीकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसमें फ्लोर टेस्ट ही वाहिद टेस्ट है जिससे कि पता चलता है किसके पास कितने लोग हैं। कल की प्रोसीडिंग्स में यह भी तवक्को है कि अगर आज कोई ये रोंदी नहीं मारते तो कल की प्रोसीडिंग्स में कंक्लूड करते हुए आई एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बड़ी ये कवी उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट पाबंद बनाएगा, उन्हें टाइम बताएगा, कोई डेट तय करेगा, या 5 दिन 3 दिन 2 दिन जो भी हुआ, और कुछ तरीक़ेकार पे भी बात होगी, क्योंकि अब ये सुबह ज़रूर आर्ग्यू होगा कि आज जिस तरह की अटेम्प्ट अगर की जा रही है या की जाती है तो उस सूरत में फिर वो एक नया रुख सामने आएगा। और कोर्ट्स ऐसी सूरत में क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर्स कर चुकी हैं, वो जो आर्टिकल 69 की फायर वॉल वाला कॉन्सेप्ट है, वो जब आप उसे ब्रीच करते हैं, जैसे कि पिछली दफ़ा हमजा शहबाज के इलेक्शन को डिले करके और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिले करके किया गया था, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने होंगी। आपके सवाल का एक हिस्सा ये था कि कोर्ट को क्या ये फैसला कर देना चाहिए था। बिल्कुल मैं हिस्सा रहा हूँ इस सिस्टम का। मैंने 30 साल वकालत में गुजारे हैं, अभी भी मैं वकील हूँ, गो कि मैंने वजारत में होने की वजह से एक्टिव प्रैक्टिस आजकल अपनी मुअत्तल कर रखी है। मेरे लिए भी ये तकलीफ दे बात है कि सियासी मामलात को ऐवानों में हल होना चाहिए, पार्लियामान में हल होना चाहिए, इन्हें अदालतों में नहीं लेके आना चाहिए। और चौधरी साहब को एक एम्पल अपॉर्चुनिटी दी थी गवर्नर पंजाब ने। ही ऑप्टेड नॉट टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंस्टेड ही वेटेड के वो डिनोटिफाई हो और कोर्ट में जाएं। कोर्ट को भी इतना लंबा टाइम देना नहीं चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने ग्रेस दिखाई, छुट्टियां थी, कुछ और वजूहात थी, उन्होंने बड़ा रीजनेबल टाइम दिया। और यही वजह है कि आज आप अदालत के अगर रिमार्क्स देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और एक तरह से जैसे कोर्ट को इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने एक आईनी डिस्कोर्स को रोकते हुए इनको स्टे जारी किया, इनको प्रोटेक्शन दी और कहा कि यू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट बहाल है। लेकिन अदालत ने उस एक्ट को बैलेंस करने के लिए यह भी कहा था कि आप इन द मीनवाइल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें अगर आप ले सकते हैं। तो उनके पार्ट पे बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं हुई। और फिर जब आज ऑफर की मंसूर अवान साहब ने, गवर्नर पंजाब के जो वकील हैं, उन्होंने कि जी हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि हम पिछला ऑर्डर वापस लेते हैं, कोर्ट इनसे पूछ के कल परसों तरसों का टाइम फिक्स कर दे और उसमें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बहाल ही रहें और उस दिन ये सारा प्रोसेस हो जाए और उसका तरीक़ेकार वज़ा कर दिया जाए कि वो किस तरह से होना है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें ये पेशकश मंजूर नहीं है, आप मेरिट पे फैसला कर दे। तो मेरे ख्याल में कल ये कोर्ट की हद तक तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन जो नज़र आ रहा है और जो कोर्ट के आज रिमार्क्स थे और जो उठते हुए भी उन्होंने कहा कि हम कल 9 बजे शुरू करेंगे। और इस केस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है तलत साहब, कोई बारीक कानूनी नुक्ता नहीं है, सीधी सी बात है जो आज जजेस ने भी कह दी कि इस केस का वाहिद हल जो है वो फ्लोर टेस्ट है। और फ्लोर टेस्ट ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली में पुरअमन इजलास के दौरान डिवीजन ऑफ वोटर्स के जरिए शफाफ तरीके से 186 अरकान की हमायत साबित कर दे, वो वज़ीर आला होंगे, आइनी और कानूनी वज़ीर आला होंगे, वो स्टे वाले वज़ीर आला नहीं रहेंगे। और बिल्कुल ने यह भी कहा कि जी चीफ मिनिस्टर के पास हर वक्त हमा वक्त राउंड द क्लॉक मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ये एक इवेंट नहीं है मेजॉरिटी साबित करना, उनके पास हर वक्त मेजॉरिटी होनी चाहिए। दैट इटसेल्फ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपके कोलीग राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब वो पंजाब के मामलात को देख रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके रिश्तेदार करीबी जो है काबीना का हिस्सा हैं फैसलाबाद से, जिसकी वजह से र्यूमर्स फैलती हैं और इसका बड़ा तज्जिया होता भी है इनफॉर्मली। आपके ख्याल में ये फैक्टर्स कारफरमा
हैं या सिर्फ ये एक र्यूमर मॉन्गरिंग तक इसका असर है? देखिए तलत साहब, मैं तो क्योंकि एक्टिव प्रोफेशन में रहा हूं और मैं जानता हूं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे जज हैं वो, लेकिन जब से उनके जो दामाद हैं वो पंजाब काबीना में गए हैं, एक तो वो बिल्कुल यंग माशाल्लाह एमपीए हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं और फिर उन्हें बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया गया कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का, और बड़ा एक्टिव वो परसू करते हैं उन चीज़ों को। तब से कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो पिटीशंस फाइल होनी चाहिए हैं इलेक्शन कमीशन से मुतलका, तोशा खाने से मुतलका, इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहली तोशा खाना केस में हो या फॉरेन फंडिंग में हो या और बहुत से मामलात हैं जो कि कन्वेंशनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दायर हो चुकी हैं या होनी वहाँ पे चाहिए, तो वो केसेस भी वहाँ पे आ रहे हैं। और फिर उनमें जब इंजंक्टिव ऑर्डर आते हैं तो मैं तो बतौर वकील शायद समझूं कि हाँ इसकी गुंजाइश है, हो सकता था, कई दफ़ा गुंजाइश निकाली भी जा सकती है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन उसकी वजह से ये बन गया है कि शायद ये एक फैक्टर हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेफर करते हैं कि वो इस अदालत में जाएं। इसी तरह ये पीछे जो उनके बारे में खबर आई अहमद फारान के बारे में, तो सैटरडे को कोर्ट खोली गई और चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन ऑर्डर्स भी पास किए, लेकिन फिर बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने अच्छा फैसला किया, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को इन प्रोसीडिंग से। तो अच्छे जजेस में उनका शुमार होता है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि अदलिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहतात होना होता है जज साहबान को कि वो सियासी अगर कोई उनकी वाबस्तगी या उनकी फैमिली की या करीबी अजीज़ों की वाबस्तगी है तो वो अपने आप को इससे अलग थलग रखते भी हैं, क्योंकि उनके ऑफिस का ये तकाजा है। और दूसरा जो बात मैं कहूँगा कि मैं तो शायद इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक ना हूँ, लेकिन मुझे भी लोग सड़क जाते हुए, बार रूम्स के बाहर निकलते हुए वकला या जो मुझे विज़िट करते हैं या आम आदमी या मैं टीवी अखबार में जब देखता हूँ, सोशल मीडिया पे, ये परसेप्शन है कि पीटीआई इसका एडवांटेज लेती है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी तकलीफ दे बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो वफाकी वज़ीर कानून है, हमारा प्रोग्राम जारी। नाज़रीन, अब ज़रा एक और साइड से भी इस इशू को देख लेते हैं, पंजाब के मामले को, जिसका हमने जिक्र किया कि उसने तमाम पाकिस्तान को अमलन मफलूज किया हुआ है। अहम तरीन मामलात के ऊपर डिबेट हाईजैक की हुई है और रोज़ाना ऐसा मसला खड़ा करते हैं ख़बर के अतबार से कि उसके जंजाल से आप जान नहीं छुड़ा सकते। अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब, हमारे पास मौजूद हैं। अवैस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मामला सादे तरीके से भी तय हो सकता था। ये नहीं है कि आप का मशवरा शामिल नहीं होगा इस किस्म के मामले को तय करवाने में, लेकिन मैं आपका ज़रा पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ थी जिसने शायद परवेज़ इलाही साहब को प्रिवेंट किया कि वो काम जो अब उनको करना पड़ रहा है, यानी हम अपने नंबर्स साबित करने हैं, फ्लोर टेस्ट जिसको कहते हैं, उनको पूरा करना है, पहले कर लेते तो इतना कीमती वक्त तो ना ज़ाया होता किसी का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि आप ज़रा पीछे चले जाइए। जिस वक्त पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई और उसके कुछ घंटों के बाद गवर्नर साहब का हुक्मनामा आ गया कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो मसला तो यहाँ से एकदम से शुरू हुआ था और इट वाज अ सरप्राइज़। तो आपने देखा कि उसमें जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर साहब का हुक्मनामा आया था, उसमें जो उन्होंने रीज़न लिखे हुए थे, उनसे कोई एक रीज़न भी ऐसा नहीं था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये हुक्मनामा जारी करते। ये बात अब क्योंकि ज़ेर समात है लार्जर बेंच के सामने, तो वो उसमें फ़ैसला आ जाएगा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर ये आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो है वो इस पे अप्लाई करता है, और उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो उसके ऊपर पाबंदी ना, ही शैल नॉट पास एनी सच ऑर्डर अनलेस ही इज सेटिस्फाइड
अब वो ये है कि ना से शुरू हो रहा है। आप देखिए कि जब कोई, आप तो माशाल्लाह समझते हैं इंग्लिश के ऊपर, आपको जितना अबूर है, कि जब कोई सेंटेंस जो है वो नेगेटिव से शुरू होता है तो कि ही शैल नॉट पास एनी सच ऑर्डर, उसके बाद उन्होंने कहा कि अनलेस ही इज सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फैक्शन के लिए जो ज़रूरी मामलात थे वो तो सामने आए कोई नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तब होती कि ये कॉल्यूशन थी। परवेज़ इलाही के 10 में से 5 जो हैं वो जाके कह रहे थे कि जी हम तो इसके ऊपर चाहते हैं कि ये बदल जाए, हम तो, हमारी लॉयल्टीज़ जो हैं इनके साथ नहीं हैं, हमारी तो चौधरी शुजात साहब के साथ हैं। या तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास जाते हैं, गवर्नर साहब के पास, और उनका हवाला दे के अगर वो लेके आते ये वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई मैं आई एम नॉट सेटिस्फाई कि इनके पास अब तादाद जो है मेजॉरिटी की नहीं रही। लेकिन अब सब कथा कलामी आपको कोर्ट ने गवर्नर साहब के ऑर्डर को सस्पेंड करके एक रास्ता दिया। आपसे मुराद ये है कि हुकूमत को कोर्ट ने रास्ता दिया और उसके अंदर वक्त भी बताया और ये भी कहा कि आप आज खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। तो गवर्नर साहब का जो मामला है उसको तो कोर्ट ने रोक दिया और उसके बाद कोर्ट ने एक स्पेस प्रोवाइड की। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक इस स्पेस को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और अब भी जब करने की कोशिश की जा रही है तो इस खौफ में या इस एंटिसिपेशन में कि कल कोर्ट ने हमें फ्लोर टेस्ट पास करवाना ही करवाना है, तो वो टाइम क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया जो गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड करने के बाद मिला था? वो इसकी वजह ये है, देखें कि वो एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था परवेज़ इलाही साहब ने, और उसी के ऊपर ये उनकी बहस जो उनकी पटिशन आई थी, रेड पटिशन, उसके अंदर यही एक बात रखी गई थी कि क्योंकि गवर्नर साहब का ये हुक्मनामा जो है ये गैर आइनी है और इसमें एक बदनीयती इसकी बुनियाद है, क्योंकि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस इसलिए पहले मूव किया कि ये असम्बली को डिसॉल्व ना कर सकें और फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर आ गए, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को अगर पहले ले आते तो शायद ये असम्बली डिसॉल्व कर देते। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये इन्होंने वो भी उसके ऊपर वो उसकी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई थी, एक टाइम इतना कम था कि ना तो स्पीकर साहब को ये वक्त मिला कि वो आगे इसको प्रॉपर तरीके से इसका नोटिफाई किया जाता, और जो एक दस्तूर है, जो तरीक़ेकार है, जो उसमें जो पंजाब असम्बली रूल्स के अंदर भी मेंशन है, इसकी डिटेल्स जो हैं। और उसके बाद ये किया कि जब देखा कि ये इन्होंने अगले दिन की रात को, आधी रात को उन्होंने ये उनको डी नोटिफाई कर दिया, तो अगले दिन सुबह जबकि असम्बली का सेशन बुलाया गया था, वो बुलाया गया था जो नोटिस इशू हुए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे चलाने के लिए, तो वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करें टू द एडवांटेज ऑफ वन पार्टी एंड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द अदर, ये तरीक़ेकार जो है ये लेकिन जज साहबान का जो आज जो कहना था वो बड़ा ज़रूरी था कि चीफ मिनिस्टर को हमा वक्त अपनी अक्सरियत साबित करने की अहलियत उनमें होनी चाहिए, राउंड द क्लॉक उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो कोर्ट का जो ड्रिफ्ट है शुरू में ये वो आप जी तो कोर्ट का ड्रिफ्ट भी तो उधर ही है, उन्होंने तो फ्लोर टेस्ट आपको देना है, आपने पास करना है वो। ये मैं ये आपके सामने अर्ज करता हूँ कि ये शुरू में उनका ये एक, क्योंकि जब पहली डेट ऑफ हेयरिंग हुई थी तो उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि ये भी आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको लेना ही है और आपको अपनी जो है मेजॉरिटी तो है वो दिखानी होगी। तो लेकिन बाद में ये सूरत हाल जब आज एट द एंड ऑफ आर्गूमेंट जो बात चल रही थी, वहाँ पे ये मेलाफाइडी जो है जजिस ने बाई एंड लार्ज इस बात को जुडिशल नोटिस लिया इस बात का कि नो कॉन्फिडेंस पहले आया है और कॉन्फिडेंस का के लिए जो इनका हुक्मनामा है ये बाद में आया है। तो इसमें ये एलिमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की उस तकद्दुस को ये ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क इसके लिए आता है सामने इसके ऊपर कि ऐसा क्यों किया गया ऐसे। और ये दूसरी बात ये थी कि क्या ये इस तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल 130 की क्लॉज 7 जो है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो गवर्नर को पहले उन्होंने बड़ी पाबंदी लगाई है कि ही शैल नॉट डू अनलेस ही सेटिस्फाइड। अब वो सेटिस्फेक्शन की, लेकिन अवैध साहब हुकूमत आप गवर्नर की बदनीयती साबित करके तो नहीं करनी ना, हुकूमत तो अपनी नीयत और मेजॉरिटी साबित करके हमने तो नहीं करनी, हमने तो फेल कर वो आर्गुमेंट हमने तो साबित करनी है।
हमने तो अदालत में ये सिर्फ बताना है और ये साबित करना है कि ये इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कहा जा सकता, ये तरीक़ेकार गलत है, ना आइन की ये मंशा है, ना इस तरीके से किया जाता था, ये सारा सिलसिला गलत हुआ है। और अदालत अगर ये फैसला कर देती है तो ठीक है। और आपने आज देख लिया कि वो असम्बली के अंदर तो गालिबन ये अपनी मेजॉरिटी भी इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शायद आज वो ले लेते हैं और ये बात भी पूरी हो जाएगी। देखिए उसकी वजह यह है कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 186 नहीं चाहिए, ये नो कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए थी दूसरी पार्टी को। जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का वो तहरीक लेकर आए थे, उनको 186 दिखानी चाहिए थी, जरूरी थी उनके लिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी तो चाहिए ना वैसे साहब, एतमाद के वोट के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए जी, मेजॉरिटी चाहिए। इसीलिए वहाँ पे आप देखिए ना, अगर आर्टिकल 136 को देखें जिसमें एतमाद के वोट के मतलब ये नो कॉन्फिडेंस के मुतालिक लिखा हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है टोटल मेंबरशिप, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये लिखा हुआ है, लफ्ज़ इस लिखे हुए हैं उसमें। और इसके अंदर जो है आर्टिकल 130 और के सब आर्टिकल 7 में ये लिखा हुआ है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन है, आप देखिए। तो इसलिए यहाँ पे आप ये फरमा रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी एतमाद के वोट में सिर्फ और वो हाजिर मेंबरान की है, आप ये बात कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ, या कोई मेंबर अगर किसी वजह से कोई मेंबर ये इस दुनिया में नहीं है, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया है, वहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो 371 से कम हो गई है, तो मेंबर ऑफ द असेंबली जो हैं वो उनके मेजॉरिटी चाहिए होगी। जबकि नो कॉन्फिडेंस के लिए टोटल जो है, अगर अभी कोई कम भी हो गया है, लेकिन क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 371 थी, उसकी 186 उसकी सिंपल मेजॉरिटी जो 186 है, वो चाहिए होगी। ओके, I have to leave it there। ये आपका नुक्ता है, ये भी देख 187 और 86 की बहस के अंदर ये कितना कारामद साबित होता है, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि अदम एतमाद की सूरत में जो ऑपोजिशन है उसको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी है, एतमाद का वोट लेते हुए आपकी तशरीह के मुताबिक जो मेजॉरिटी है वो हाजिर मेंबरान की ही साबित करनी है। ये एक नया एंगल है टू द होल थिंग। नाज़रीन, कोरियन बैंड BTS से मिलने की ख्वाहिशमंद कराची की 2 लड़कियों को लाहौर से बरामद किया गया। दोनों लड़कियां एक हफ्ते से लापता थीं, उसके बाद पता चला कि शायद किसी ने उनको अगवा कर लिया, लेकिन र्यूमर साबित हुई। फिर पता चला कि वो इस बैंड से के मेंबरान से मिलने के लिए कोरिया जाने की ख्वाहिशमंद थी। दोनों बच्चियों की उम्र जो है वो 13 साल है। अब सोशल मीडिया का मामला है, हमने इस पर दावत दी है अबरेज़ अली अब्बासी साहब को, SSP कुरंगी, उनका शुक्रिया। डॉक्टर आयशा माहिर नफ्सियात हैं, साबिक सरबराह हैं शोबा नफ्सियात यूनिवर्सिटी। अबरेज़ साहब, आपने बिलखुसूस ये जिक्र किया अपने एक मैसेज में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रिपोर्ट हुआ कि वालिदैन को देखना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये बच्चियाँ 13 साल की हैं, ये कराची से निकलकर लाहौर चली गई। ज़रा तफसील बताइएगा कि ये कितना हैरान कुन है एक साउथ कोरियन बैंड से मिलने के लिए। जी बेसिकली ऐसा हुआ था कि 7/1/2023 को इन बच्चियों ने प्लान बनाया था कि हम लोगों ने कराची छोड़ना है। बेसिकली इनका प्लान था पहले तो पाकिस्तान टूर करने का, और पाकिस्तान टूर करने के बाद ये सवात जाना चाह रही थी। सवात के बाद से ये आगे इनका प्लान था टू गो टू कोरिया एंड देन टू मीट देयर फेवरेट बैंड। बेसिकली जो मैंने पैगाम भी दिया था और जो मैं आपके चैनल के जो है वो जरिए भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, बेसिकली हमारा जो पेरेंटल कंट्रोल या पेरेंटल गाइडेंस जो है वो उन बच्चों पे नहीं है जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बेसिकली दे वर यूजिंग द मोबाइल फोन्स ऑफ देयर फादर्स, रिस्पेक्टिव फादर्स, और उसमें हमने जब उसका डाटा करवाया फॉरेंसिक के लिए, जब हमने भेजा तो उस पर जो गूगल सर्चेज और जो हिस्ट्रीज डिलीट हुई थी, हाउ टू लिव इन कोरिया, हाउ टू गो देयर, और किस तरह से हमने ट्रैवल करना और बाकी सारी चीज़ें थी। सो दे हैव फाउंड दोज थिंग्स, और उसके बाद से फिर हमें इनकी डायरी पे जो हम सादा पेपर पे लिखते हैं उसमें इनकी आइटिनरी सी बनी हुई थी कि जी कराची से जो तमाम ट्रेन के फेयर जाते हैं वो कितने हैं। तो वहाँ से फिर हमें क्लू मिला और हमने ये, मैं थोड़ी सी तस्वीर भी करता चलूँ, ये 7 को केस रजिस्टर होता है, 9 को हमने
इनको बाजियाब करा लिया था। सो इट वाज अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज। अच्छा, गिव मी अ सेकंड ऑन दिस डॉक्टर आयशा, ये केस हमें क्या बताता है? तलत साहब एंड अब्रेज साहब इज एक्चुअली राइट कि सोशल मीडिया की वजह से एक पूरी वर्ल्ड इन बच्चों के लिए ओपन है, जो कि हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे तो इस तरीके का एक्सेस नहीं था हमारे पास। बैंड से इंस्पायर होना ये तो एज अप्रोप्रिएट चीज़ है। वीव ऑल गॉन थ्रू इट। 12-13 साल के आप होते हैं तो आपके आइडल्स होते हैं, म्यूजिक आइडल्स होते हैं, माइकल जैक्सन से लेके लता किशोर, दिस दैट जो भी है, नाजिया हसन, आतिफ असलम। So that is not the problem here. That is a very normal phenomenon. हर बच्चे के होते हैं। मसला ये है कि because हम इन बच्चों की जो दुनिया है वो माँ बाप की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है और माँ बाप को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इस दुनिया की। आई थिंक ज़रूरी ये है कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल एज फिनोमिनन टू गेट इंस्पायर्ड, ज़रूरी माँ बाप के लिए है कि वो ये समझने की कोशिश करें कि ये बच्चों की दुनिया है क्या, व्हाट आर दे लुकिंग एट, उसमें उनका साथ पार्टिसिपेट करें और उनको पार्टिसिपेट करके अच्छा बुरा समझाएं कि दिस इज़ गुड म्यूज़िक। अगर आप थोड़ा सा भी कोई इस बैंड के बारे में पढ़े तो इस वक्त ये बेस्ट सेलर्स पूरी दुनिया के जो हैं टॉप बैंड हैं, बिल्कुल बीटल्स के भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं और ये सारी उन चीज़ों पे बात करते हैं अपने सॉन्ग्स में जो कि इन बच्चों की जिंदगियों की रियलिटीज हैं। दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, दे टॉक अबाउट स्कूल प्रॉब्लम्स, दे टॉक अबाउट जो भी हार्ट ब्रेक है, लॉस है, ग्रीफ है, ये सारी कोविड के बारे में इनके सॉन्ग्स हैं। तो ये बच्चे इन चीज़ों से बिकॉज उनकी रियलिटीज हैं उनके साथ उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि दे आर अवेयर कि बच्चे क्या करें, उनसे पूछें बगैर किसी जजमेंट के, सुने कि क्या वो म्यूजिक सुन रहे हैं एंड देन अवेयर रहें कि सोशल मीडिया पे कहाँ जा रहे हैं और क्या चेकआउट। जरा मुझे अब्रेज साहब से पूछने दीजिए। अब्रेज साहब, इनके वालिदैन, इनके घर वाले वर दे शॉक्ड व्हेन दे रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया उनके नाक तले उनके बच्चों की जिंदगियां कैसे तब्दील कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तो उनके जो रेस्पेक्टिव वालिदैन हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि फादर्स हैं दोनों के, वो तो उनके साथ मिल भी गए एंड देन अगेन उनको ऑब्वियसली क्योंकि वो उनके मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, दे थॉट कि वो कोई गेम खेलने के लिए बाकी चीज़ें करने के लिए कर रहे थे, जिसमें मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब तक पेरेंटल गाइडेंस ये नहीं होगी कि कौन सी चीज़ें सर्च हो रही थी। एंड देन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये थी कि बिफोर लीविंग द हाउस दे इवन मेड श्योर दैट दे डिलीट ऑल द हिस्ट्री एंड देन अगेन वो उन्होंने गूगल से पूछा हाउ टू डिलीट द Google history and how to deactivate their Google account. So it is the information available to them is very accessible और उनको फिर पता है कि कहाँ से मैंने क्यूरीज को आंसर करना है, तो उसमें पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो मैनीफोल्ड हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो आप समझे इनिशिएटिव है किसी से इंस्पायर होना अपनी जगह पर, किसी से अब ज़हनी तौर पर या इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, डिस्टेंट आइडियल्स अगर आपके हैं या आइडल्स हैं, वो नॉर्मल चीज़ लगती है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बाद फिर फैसला करना कि हमने ये करना है। देखिए ना, आप बहुत सारे आपने फिर ज़माने के जो हदें हैं वो भी फलांगी, आपकी एज ट्रैवल करने की आइटिनरी आप नहीं बना सकते, आपको अच्छे बुरे का पता नहीं है, मैं फंक्शनल चीज़ें बात कर, ये कॉन्फिडेंस तो सोशल मीडिया नहीं देता या देता है? बिल्कुल देता है जी, वो एक आपका एक्सेसिबल चीज़ हो जाती है ना। द थिंग इज़ कि अगर जब मैं और आप 13 साल के थे तो अगर हम चाहते भी कि अपने किसी आइडल से जाके मिल लें तो हमें कोई एक्सेस ही नहीं था, माँ बाप से पूछे बगैर हमें कहीं पता ही नहीं था कि कहाँ से जाके हमने टिकट लेना है, कहाँ से जाके करना है। इनके पास एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, ऑल दे हैव टू डू इज के आस्क गूगल पे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि 13 साल के बच्चे का जहन तो मतलब उनको इंस्पायर हो रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे बुरे की जो समझ है या डर खौफ की जो चीज़ है वो वाली समझ उनमें इस तरह वाली नहीं है जैसे एक 16 साल के या 18 साल के बच्चे की होगी। विच इज़ वाई जो ब्रेस आप भी कह रहे हैं कि पेरेंटल गाइडेंस एंड वॉचिंग ओवर व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वी कीप एन आई, वी डोंट स्टॉप देम, बिकॉज स्टॉप तो आप नहीं, बट उनके साथ पार्टिसिपेट करें और उनको बताएं कि कहाँ लिमिटेशंस हैं, कहाँ नहीं है। अगर माँ बाप ऐसे होते जिनके साथ ये बच्चे बात कर सकते और उनके साथ शेयर कर सकते, तो अगर वो इस तरह की चीज़ कहते कि हमें जाना है, हमें उनसे मिलना है, तो पेरेंट्स उनको समझा सकते कि बेटा ये नहीं हो सकता या ये मसले हैं या ये मसाइल हैं या वो। सो आई फील दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो जो एक सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चों जो है वो बाहर जाने के बजाय अपने माँ बाप से
बातचीत कर सकें, क्यूरियस अगर हैं तो सवाल पूछ सकें, और माँ बाप बगैर परेशान हुए, बगैर डरे हुए उनको बता सकें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या हद ठीक है और क्या नहीं है, ताकि वो इस किस्म के इश्यूज में ना पड़ सके। बिल्कुल। आखिर में अबरेज़ साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, उसके अलावा जो आपने बताया, जो डॉक्टर साहब भी जिसका जिक्र फरमा रही हैं कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे गैजेट्स के ज़रिए बच्चों के जहन कैसे तब्दील हो रहे हैं, आपके लिए बतौर पुलिस अफसर इसका टेक अवे क्या है जो आपने भी सीखा और जो पेरेंट्स को भी मज़ीद जानना चाहिए इस केस के तवस्सुत? देखिए, पहले तो ये कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि 48 आवर्स के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी कैंपेनिंग के थ्रू अगेन सोशल मीडिया को हमने बड़ा पॉजिटिवली यूज़ किया, क्योंकि जो मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट थी वो हमने की और लाहौर पुलिस तक वो पहुंची, एंड देन वी यूज्ड अदर फोरम्स एज वेल टू आइडेंटिफाई कि वो लड़कियां अभी कहाँ पर होंगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत आइटनरी थी, कुछ हमारे पास डिलीटेड हिस्ट्री में से हमें चीज़ें मिल गई थी। सो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो पर से इट्स नॉट लाइक दैट जिसको हमें कहना चाहिए कि बहुत तनकीद का बायस नहीं है, लेकिन अगर उस पर कोई एक मैच्योर बंदे की, एक वालिदैन की जो फिगर होता है उसकी अगर कोई गाइडेंस होगी और उनका अगर ओवरसाइट होगी तो फिर हम लोग इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कथा कलामी करना नहीं चाह रहा था, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, वक्त की कमी आड़े आए, हम उसको किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। ट्रेंड्स में नाजरीन, कराची कप्तान का जो इंतखाबात का माहौल बन रहा है, ज़िमनी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो बता रहे हैं कि कराची जो है वो सिटी ऑफ लाइट्स है और कप्तान का शहर है, तो बड़ा घमसान का रन यहाँ पर पड़ने वाला है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मीडिया ट्रेंड्स के अंदर। पंजाब असम्बली के मामला जो हमने बहुत कम्प्रिहेंसिवली कवर किए इस प्रोग्राम में, उनके ऊपर भी ट्वीट्स चल रहे हैं और तस्वीर लगाकर वी फॉर विक्ट्री बताई जा रही है, और राना सनाउल्लाह की तस्वीर भी दिखाई है कि वो किस तरह बैठ के विजिटर्स गैलरी के अंदर अता तारड़ के साथ तमाम मामलात को देख रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के ऊपर भी ट्वीट्स हो रहे हैं। जो हमने ट्वीट्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ये 2 दिन पहले मेजर गुराव है जो हिंदुस्तान की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान बैशिंग का माहिर समझा जाता है। उन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी के इस ट्वीट के ऊपर, जिसमें उन्होंने जिनेवा में जो पाकिस्तान और यूएन ने को होस्ट किया पाकिस्तान रेजिलिएंट जो समिट था, जहाँ से पाकिस्तान को 10.5 बिलियन के लगभग इमदाद कमिट हुई, उसके ऊपर शुरू में शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया था कि बहुत ही पैथेटिक अटेंडेंस है, इसके अंदर आपको लोग नज़र नहीं आते, छोटा कमेटी रूम है वगैरह वगैरह। तो इस शख्स ने, मेजर गोराब ने इसके ऊपर कमेंट किया कि सम पाकिस्तानीज विल ह्यूमिलिएट द कंट्री ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एट होम। India, Israel and US together cannot inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. इस मामले को ख्वाजा आसिफ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ट्वीट करते हुए कहा कि इंडिया PTI एंड TT ऑन द सेम पेज। बता रहे हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, हिंदुस्तान उससे खुश हो रहा है, तहरीक तालिबान का भी वही एजेंडा है, जिसके ऊपर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दोबारा से ट्वीट किया और कहा, यू सिली इग्नोरेंट मैन, द इंडियन आर्मी मैन इज़ एक्चुअली स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ यू एंड द करप्ट कबाल एंड टारगेटिंग PTI। अब जो इंडियन सोशल मीडिया पाकिस्तान बैशर है, वो जब ये पॉइंट आउट कर रहा है कि शीरी मज़ारी के ट्वीट से पाकिस्तान ह्यूमिलिएट हुआ है, तो वो PTI को कैसे टारगेट कर रहा है, ये मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको हम कैसे सियासी मामलात के तवस्सुत कौमी मफादात के ऊपर हावी कर देते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम ठंडे दिल से इन ट्वीट्स का इम्पैक्ट देखें तो शायद इस किस्म के ट्वीट्स करने से पहले हम